हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो सेशन होने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन नीट 2026 फिजिक्स पेपर डिस्कशन यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, पेपर का जो सीक्वेंस है थोड़ा चेंज है, तो जो है एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कर सकता था एक एवरेज स्टूडेंट, वही क्वेश्चन पहले अपन यहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 16 क्वेश्चन है दैट इज इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट सी इन द फिगर बताया है द पोजीशन ऑफ सेल ई एंड गैलोमीटर जी आर इंटरचेंज we shall observe in the galvanometer। क्लियर है? तो बड़ा ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे सेल और गैल्वेनोमीटर का अगर आप क्या करते हो, पोजीशन इंटरचेंज कर देते हो, तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो दे रखा है ओनली राइट साइडेड डिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड दे रखा है ओनली लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द जॉकी, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक बात आपको बता देते हैं, ई और गैल्वेनोमीटर जी अगर आपस में इनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो आपका नल पॉइंट में कुछ भी चेंज नहीं आता है, और यहाँ पे जो है बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे शो होगा, और नल पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पे जो बोला है कि एट बैलेंस पॉइंट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, नल पॉइंट की कंडीशन जो पहले मिल रही थी, बाद में अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो पोजीशन आपकी वही रहती है भाई। और ये क्वेश्चन नीट में इससे पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से पूछा था वहां पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते रहते, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट्स रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम था। यहाँ पे देखो आपको दो फोर्स दे रखे हैं, वो भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको मालूम है वेक्टर से कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे लिखते हो आप, ए का स्क्वायर प्लस आप बी का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड टर्म होता है 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 90, तो आपके पास थर्ड टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये मिलने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ से अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 10, और ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ नेट। क्लियर है, तो हमारे पास नेट फोर्स तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन क्या होता है एफ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई आपके पास 5, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेंशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की। ठीक है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पे आपको 8 न्यूटन दे रखा है और 6 न्यूटन दे रखा है, हमें डायरेक्शन देखना है। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये 8 न्यूटन और ये आपका ऊपर इधर होगा 6 न्यूटन। क्लियर है, तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे, तो इनका रिजल्टेंट कुछ आपका ऐसा जाए। ठीक है, तो यहाँ से एंगल मान लीजिए आपके पास जो भी बन रहा है अल्फा वगैरह, तो हमारे पास जो 10 अल्फा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 6, और आपके पास बेस कितना है 8। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3/4 आया समझ में, तो आपके पास अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 आ जाएगा। ठीक है, वो भी कहां से 8 न्यूटन से। ठीक है, डायरेक्शन आप कहां से ले रहे हो 8 न्यूटन से रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन फोर्स। ठीक है, जो पहले दिया है हमने उसको 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल माना है, और वर्टिकल में आपका 6 न्यूटन। तो आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस आपको दे रखा है C1 C2 C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू आपके पास 10 माइक्रोफैरड, C5 आपको 2.5 माइक्रोफैरड दे रखा है, आर कनेक्टेड एज सुन फिगर बताया है, अलोंग विद बैटरी आपको 50 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ठीक, तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए C1 C2 C3 C4 किसमें जुड़े हुए हैं आपके सीरीज में। ठीक है, सीरीज के साथ यहाँ पे आपके पास जो C5 के साथ किसमें हो जाएगा पैरेलल में। तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाती है आपको मालूम होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई C1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/C सीरीज का। ठीक है, तो सीधा सीधा कितने बार आपको 1/10 लिखना है 4 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये चारों कैपेसिटर किसमें जुड़े हैं आपके सीरीज में, तो 4 बटा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो C ऐसा आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 4, बोले तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 2.5 आ जाए।
ठीक है। तो हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस जुड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास सीधा सीधा 2.5 और इस C5 भी कितना रखा है 2.5 माइक्रोफैराड, तो सीधा सीधा आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल कैपेसिटेंस तो कितनी आ जाएगी 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे हर एक कैपेसिटर पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर सी इक्विवेलेंट आ गया है तो ध्यान से देखिए हमारे पास जो क्यू आ जाएगा टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है सी भी। तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास 50, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारे पास 125 माइक्रो कूलम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन सब का C1 C2 C3 C4 का जो कैपेसिटेंस आई है वो कितनी आई है 2.5 और पैरेलल में भी कितना है आपका 2.5 है, ठीक है। तो अगर इनका मैं ये सब हटा के, है ना, यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस बनाऊं तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे कितनी है उनकी 2.5 माइक्रोफैराड है। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में सेम होता है। तो यहाँ पे 50 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्या निकाले, यहाँ पे चार्ज निकाले तो कितना हो जाएगा चार्ज आपके पास, ध्यान से देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 50 करिए ना, तो Q इक्वल टू डायरेक्ट आपको C भी करना है, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपके पास 25 मल्टीप्लाई 5 125 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें आपके पास 125 माइक्रो कूलम और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 125 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको स्प्लिट करेंगे तो सारे किसमें जुड़े हुए हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई C1 C2 C3 और C4 और साथ साथ C5 पे भी आपके पास जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 125 माइक्रो कूलम। बोले तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा 5 माइक्रोफैराड आपके पास सी इक्विवेलेंट हो जाएगा और सभी कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा दैट इज 125 माइक्रो कूलम ऑन ऑल कैपेसिटर्स, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दैट इज मैच द कॉलम्स में क्वेश्चन पूछा है यंग मॉडुलस। ये तो सीधा सीधा फार्मूला होता है भाई, ठीक है। तो ए का हमारे पास क्या चला जाएगा एफएल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा है, ठीक है। तो ए का सेकंड जाएगा, ठीक है। और मजे की बात यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑप्शन की दृष्टि डाली जाए तो देखो ए जो सेकंड ऑप्शन है वो सिर्फ 4 में ही मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यार कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको दूसरा ऑप्शन तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ए के साथ बड़े यूनिक ऑप्शन दे रखे हैं। ए के साथ सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ए के साथ सेकंड आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है दैट इज 4, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन यही चला जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं, देखो यहाँ पे पढ़ रही है। तो कभी कभी भाई ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बी मान लो आपको नहीं आता था तो सी का आपको क्या होता है, सी आपका फार्मूला होता है बल्क मॉडुलस दैट इज माइनस पीवी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो सी का आपका क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा और पॉइजन रेशियो का आपका क्या चला जाएगा फर्स्ट चला जाएगा। तो बचा हुआ आपके पास कंप्रेसिबिलिटी का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यार कभी कभी जो है आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कराना होता है और आप सारे ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। तो मैच द कॉलम्स का ये फायदा होता है, कभी कभी 2 मैच कराने पड़ सकते हैं और कभी कभी ज्यादा ट्विस्ट करता है तो 3 भी मैच कराने पड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म मेटलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ग्रुप एबीसीडी एज सोन इन द फिगर बताया है। A resistance of 2 ohm is connected between points B and D and battery of 2 volt is connected across point A and C as shown in figure, okay। Now the value of current आपको बताना है भाई। अब भाई इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। अब आपके पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा था 4 ओम और इसको हमने स्क्वायर फ्रेम में क्या किया है कन्वर्ट किया है। तो भाई यहाँ पे स्क्वायर फ्रेम में क्या होता है साइड आपकी हर एक क्या हो जाएगी सेम रहेगी, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा था वायर का 4 ओम, तो यहाँ पे हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम, ठीक है 1 ओम और ये भी कितना 1 ओम और ये आपका 1 ओम, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए भाई ये आपको नहीं लग रहा है ये आपका व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज बन रहा है भाई, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस बन रहा है तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस के यहाँ पे क्या काम है भाई 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 इक्वल टू 1 आएगा, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे कोई काम नहीं बीच वाले, तो इसको हटाओ। अब ध्यान से देखिए ये पूरा आपका किस में आ जाएगा मामला सीरीज में, इधर भी आपका किस में हो जाएगा सीरीज में और यहाँ पे 1 + 1 2 और यहाँ पे भी 1 + 1 2। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए भाई ये आपका 2, ठीक है और डिवाइडेड बाई 2 + 2 तो 4, तो आपके पास सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1 ओम आया समझ। तो आपके पास R इक्विवेलेंट 1 ओम आ जाएगा तो करंट क्या होता है V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ जाएगा दैट इज आपके पास कौन सा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर भाई,
ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात थोड़ी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, द फिगर गिवन बिलो शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द प्लॉट व्हिच करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी विथ रिस्पेक्ट टू या विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इन द रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर दे रखा है भाई, ठीक है। उस केस में आपके पास यहाँ पे जो, तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के केस में आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, इनसाइड वाले रीजन में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा अंदर वाले रीजन में, और आउटर वाले रीजन में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो ग्राफ जाता है, पहले स्ट्रेट लाइन जाता है, उसके बाद आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा रटा रटा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, मतलब सिंगल ले लो 1 c = 1 इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट इज। ओके, सो भाई टाइम आपको किसमें दे रखा है, 6 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस होता है c × t। ठीक है, तो c की वैल्यू आपको क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। हमारे पास 1 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ध्यान से देखिए 6 मिनट, 6 मिनट मतलब 6 मल्टीप्लाई 60 और यहाँ प्लस का आपको 40 करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए आपके पास कितना आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे आपके पास 360 प्लस आपका 40, तो डिस्टेंस जो आ जाएगा टोटल दैट इज आपका 400 मीटर। ठीक है, मीटर में आ जाएगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कई लोग हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक किए हो, समझ ही ना आया कि क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, फिर से अगेन मैं तो कॉलम में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे ए जो दे रखा है E = H में, ये क्या है आपको यहाँ पे देखना है, चारों में से किस पे मैच करेगा, तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका 4। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे बी में, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये क्या बताते हैं भाई, है ना, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है किसके बारे में बताते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास बी का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज आपका थर्ड। ठीक है, मालूम है तो अच्छी बात है, इसमें कुछ तो आपको मालूम होंगे ना। अब यहाँ पे जो सी है दैट इज लैम्डा = h/p, ये हमारे पास होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो सी का आपके पास क्या चला जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है, इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट जो है पार्टिकल नेचर को बताता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए का 4 और बी का आपके पास थर्ड। यहां से हमारे पास ए का ऑप्शन 4 है, बी का आपका थर्ड है, और सी का आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फर्स्ट और डी का आपके पास सेकंड, तो हमारे पास फर्स्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फॉलोइंग प्लॉट शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रही है विद टाइम t of the ball thrown vertically upward and falling back, which of the following plots is are correct। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं इसमें कौन सा प्लॉट जो है सही होगा। यहाँ पे भाई वेलोसिटी वर्सेस आप टाइम ग्राफ प्लॉट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए आपने किसी बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कई लोग क्या मानते हैं ना, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं, नीचे वाली पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ जो मेंशन करके दिए हुए हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से। यहाँ पे सबसे पहली बात समझना है कि जब आप किसी बॉल को, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आप फेंकते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जाएगी, रफ्तार 0 हो जाएगी, यहाँ पे वी फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए तो पहले वेलोसिटी हाई होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे स्लोली क्या हो जाएगी, घटती जाएगी घटती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा 0 होगी, फिर नेगेटिव की तरफ यहाँ पे धीरे धीरे क्या करेगी, वो बढ़ना स्टार्ट करेगी जब ऊपर से नीचे आएगी। तो यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करें, इनके एरो को मिलाएं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। ठीक है, आया सुनने। तो अब यहाँ पे देखो ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कुछ वैल्यू से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो आपका गया। ठीक है, अच्छा ए ऑप्शन हो सकता है क्या, ए ऑप्शन हो सकता था अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 हुआ है, फिर इसके बाद पॉजिटिव में चला गया है। ठीक है, तो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है भाई। ठीक है, बट यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा जा रहा है आपसे। अब यहाँ सी अगर ऑप्शन देखें भाई, ठीक है, तो सी ऑप्शन में क्या है, कुछ वैल्यू है, ठीक है, होनी भी चाहिए स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, फिर 0 हो गई, फिर इसके बाद नेगेटिव में बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया वेलोसिटी प्रोफाइल, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आपके पास 110% मैचिंग ग्राफ है। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना, कई टीचर्स क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो
ऊपर वाली डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, और डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपको ऑप्शन जाएगा, जो मेजॉरिटी है, वो सी जो ऑप्शन जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सी जो है आपके पास ऑप्शन चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ओनली सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ देखो डी ओनली दे रखा है, सी ओनली दे रखा है, ए एंड ई ओनली दे रखा है, बी ओनली दे रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास मेजॉरिटी जो होगी वो सी ऑप्शन की होगी। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो ऑल डायोड्स आर आइडियल एंड आइडेंटिकल। तो भाई इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो अब ये क्या है, सारे के सारे आइडियल डायोड है। जब आइडियल डायोड होते हैं तो उनको अपन कैसे बिहेव करवाते हैं, अब आपको देखना है पहले फॉरवर्ड में कौन है, रिवर्स में कौन है। तो इसको हटाओ यहाँ से और इसको हटाओ यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये दोनों रिवर्स बायस है। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ये वाला ऊपर वाला और ये वाला भाई, ये दोनों कौन से बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो ये कंडक्ट करेंगे। और यहाँ पे आइडियल डायोड है, तो आपको एक कंडीशन बताई जाती है कि आइडियल डायोड के केस में ये जस्ट आपका क्लोज सर्किट की तरह यहाँ पे प्लेन वायर बना देना भाई, सीधा सीधा। ठीक है, डायोड को हटा के सीधा सीधा यहाँ पे वायर जोड़ आयसोन में। तो आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस और ये 2 ओम रेजिस्टेंस किसमें जुड़ गए, अब आपके पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 4 × 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास 2 3 तो आपके पास आ जाएगा 4/3 ओम। ठीक है, बैटरी दे रखा है आपके पास 10 वोल्ट की, तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा 10 और नीचे आपके पास 4, ऊपर जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो हमारे पास I = हो जाएगा 30 / 4 बोले तो 15 / आपका 2 एम्पियर करंट। क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाता है दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, गैलोमीटर रेजिस्टेंस आपको 100 ओम दे रखा है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इट इज कन्वर्टेड इनटू एन मीटर ऑफ रेंज, आपको दे रखा है 0 से 10 एम्पियर में, राइट। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रिक्वायर्ड वो आपसे पूछा गया है भाई। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई। तो यहाँ पे हमारे पास शंट रेजिस्टेंस के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू S = IG × कैपिटल G डिवाइडेड बाई I माइनस आपका IG। जस्ट फार्मूला लगाते और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। IG की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब आपके पास 10⁻³ 3, 1 × 10⁻³ हो जाता, ये आपके पास IG हो जाता एम्पियर में। ठीक है, और आपके पास गैलन मीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास 100 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाता, 10⁻³ ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाता भाई। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू लगती है, नीचे आपके पास यहाँ पे 10 - 10⁻³ जब इसको सॉल्व करते तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है ना, इसको आप यहाँ से उड़ा सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर जाता दैट इज आपके पास 0.01 समथिंग जो है यहाँ पे आंसर आता, वो भी ओम में, दैट इज आपके पास फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन था, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 20 VSD कोइंसाइड विद 16 MSD ईच डिवीजन ऑफ लेंथ आपको 1 mm दे रखा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक, ये भी भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है उसका फार्मूला होता है 1 MSD माइनस आपका यहाँ पे 1 VSD। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि आपके पास 20 VSD कोइंसाइड कर रहे हैं 16 MSD के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 VSD = आपके पास 16 MSD, हमारे पास 1 VSD जो आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाई आपका 20 MSD, सॉरी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे VSD की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो लिस्ट काउंट आ जाएगा LC दैट इज इक्वल टू MSD, कॉमन आ जाएगा अंदर 1 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई आपका 20। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और 1 MSD की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है लेंथ। ठीक है, दे रखा है आपको 1 mm। 1 mm बोले तो आपके पास 10⁻³ मीटर में। ठीक है, मीटर में हो जाएगा, बट आंसर आपका सेंटीमीटर, तो बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तो हमारे पास जो लिस्ट काउंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 बोले तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 - 16 एलसीएम करेंगे तो 4 और डिवाइडेड बाई 20, तो आपके पास यहाँ पे 5 जब हो जाएगा तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, और यहाँ पे आपको किसमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो आप 10⁻² यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीटर में था तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 10⁻⁻1 हो जाएगा और यहाँ पे 0.2 आएगा, एक जीरो और जाएगा नीचे तो आपके पास
कितना आ जाएगा 0.02 आया समझ में। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 0.02 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास 37 नंबर को यहाँ पे जो क्वेश्चन था दैट इज 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ए इज मास नंबर। ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन ए दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। गलत बात, जो वॉल्यूम होता है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। ठीक है, मतलब ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई पावर नहीं होता, तो सिंगल पावर होता है, सीधी सी बात। ठीक है, और यहाँ पे बी की अगर बात करें, बी ऑप्शन जो है द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए, एकदम सही है ना, आपके पास बी ऑप्शन सही है। सी में बोला है द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। गलत बात है, एटम नहीं होता, वहां पे न्यूक्लियस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन रीड करो, यहाँ पे बोला है द डिफरेंस इन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे आपके पास बी और डी जो है एकदम करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास बी एंड डी आर ट्रू बट ए एंड सी आर फॉल्स। ठीक है, तो एकदम सही बात है आपके पास। ठीक है, आपके पास ए भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है। ठीक है, आपको बी और आपके डी जो है सही हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे भाई 33 नंबर क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हैं, भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है आपको 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी आपका 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट टेक टू रीच द पीक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट की इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास आई टी इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ऐसे जैसा एसएचएम के केस में होता है ना, वैसे ही आपको अल्टरनेटिंग करंट के केस में भी आपको खेलना होता है। ठीक है, तो जस्ट एसएचएम टाइप का जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। अब यहाँ पे करंट 0 से पीक वैल्यू जा रहा है भाई। ठीक है, तो हमारे पास आई की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना था आई नॉट, और यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट गेट कैंसिल आउट, हमारे पास ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1, क्योंकि यहाँ पे आई नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और साइन इनवर्स 1 जो होगा ना दैट इज π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई और इंटू एफ। बात समझ आ रही, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है कितना 60 हर्ट्ज। हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालना है, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे है ना, यहाँ पे पाई वगैरह जो है आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट अगर सॉल्व करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई एफ और मल्टीप्लाई यहाँ पे टी और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास π/2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पाई को मार दिया और हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा टी इक्वल टू आपके पास 1 डिवाइडेड बाई कितना, नीचे आपका 60 आएगा और साथ में 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 1/240 सेकेंड, ये ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। अब यहाँ पे हमारे पास जो 34 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बोला है इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, ओके, इट इंक्रीजिंग इन अदर रीजन प्रोड्यूसिंग ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को। ऑप्शन ए यहाँ पे बोला है एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दिस फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एकदम बात सही है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है होल्ड होता है, क्योंकि कहीं पे एनर्जी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनते हैं वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है, जहाँ पे डार्क स्पॉट बनते हैं वहां पे एनर्जी कम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बोला है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव्स। ठीक है, तो देखो डिफ्रैक्शन जो होता है साउंड के लिए भी वैलिड होता है, बात समझ आ रही है। इंटरफेरेंस हम लाइट के लिए जरूर देखते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन जो होता है लाइट के साथ साथ साउंड के लिए भी, साउंड वेव के लिए भी होता है, और साथ साथ साउंड वेव के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ए तो ट्रू है बट बी आपको फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकंड। ठीक है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम इज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ओमेगा इनिशियल आपको दे रखा है और ओमेगा फाइनल दे रखा है, वो भी आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट में। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ओमेगा इनिशियल में बताता हूँ भाई। सबसे पहले ओमेगा इनिशियल निकाल लो, किसमें, रेडियन पर सेकंड में। तो 600 आरपीएम है, यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाई आप क्या कर लो 60 कर दो। ठीक है, ये आपके पास रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का जो है फैक्टर होता है 2 पाई बाई 60। तो 60 से 60 बल्ले बल्ले, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 पाई। आया समझ में। इसी प्रकार आप ओमेगा फाइनल निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाई आपका 60। ठीक है, तो एक जीरो निपट जाएगा और साथ में 2 सा। ठीक है, तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा 40 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अल्फा निकालना है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है,
तो हमारे पास 40 पाई माइनस 20 पाई तो कितना हो जाएगा 20 पाई। तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा 20 पाई और डिवाइडेड बाई आपका 10, ठीक है। तो अल्फा जो आ जाएगा दैट इज आपका 2 पाई, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा आ गया 2 पाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा देंगे भाई सब। जैसे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास ओमेगा फाइनल के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 पाई के स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आपके पास 20 पाई, ठीक है। तो 400 पाई का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2 पाई। आया समझ में? तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा थीटा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो अभी तो हम थीटा निकाल रहे हैं। जैसे थीटा मिल जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करें पाई से पाई उड़ा दें भाई, ठीक है। पाई कॉमन हो गया, एक पाई कट जाएगा और अंदर आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास 1200, ठीक है। तो ये 1200 और एक पाई और डिवाइडेड में नीचे कितना बचेगा आपके पास 4, ठीक है। तो 4 3 जा, तो आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा 300 पाई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 300 पाई, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू होता है 2 पाई एन। आया समझ? तो हमें तो एन की वैल्यू चाहिए, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे 300 पाई से पाई गेट कैंसल आउट हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 150 रिवोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आ जाएंगे 50, बोले तो 4th इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है क्या क्या जो है तरकीबें, क्या क्या फार्मूले यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जस्ट वो आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे एक 35 नंबर क्वेश्चन ये भी है, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा समझ यहाँ पे आ जाता, बॉक्स ऑफ मास आपको कितना दे रखा है 15 kg केप्ट ऑन अ फ्लोर ऑफ स्टेशनरी ट्रॉली, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रॉली 0.12 दे रखा है। कीपिंग द बॉक्स इन स्टेशनरी स्टेट ओवर द ट्रॉली, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विद व्हिच द ट्रॉली कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको बताना था। यहाँ पे भाई ट्रॉली बना लीजिए भाई, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ट्रॉली है, ठीक है। सिंपल सा ऐसे यहाँ पे आगे एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, यहाँ पे उसके ऊपर खोपड़ी पे रखा है एक ब्लॉक, ठीक है। तो इसको है ना, ब्लॉक को ट्रॉली के साथ कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, यही तो इसको चला रहा है भाई, ठीक है। हमारे पास फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है फॉर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इनटू एन। आया समझ में? तो हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी दे रखा है और इसी की वजह से यहाँ पे कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा दैट इज इक्वल टू आप यहाँ पे ma कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ma इक्वल टू म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.12 दे रखा है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू g। तो आपके पास अब बॉक्स ऑफ मास आपको 15 kg दे रखा है, ठीक है, m इंटू g। आया समझ में? यहाँ पे g की वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दीजिए, समझ गए कि नहीं। हमारे पास वैसे ही मास तो गेट कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपके पास 4th इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। कुछ नहीं करना था यार भाई, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना था कि कौन इसको चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, तो मैक्सिमम पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसी के करस्पॉन्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर देना था भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक 28 नंबर का क्वेश्चन था। इन इलेक्ट्रिक हीटर आपको दे रखा है, सप्लाई टू हीट टू द सिस्टम वगैरह जो भी बोला है, रेट ऑफ है ना 100 वाट, और इफ द सिस्टम परफॉर्म द वर्क रेट ऑफ कितना दे रखा है 75 जूल पर सेकंड, द रेट एट विच द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस विल बी, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स को फर्स्ट में लगाना था। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा आपके पास क्या हो जाएगा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। रेट पूछा है तो दोनों साइड आप क्या करो टाइम से भाग लगा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसकी रेट पूछा जा रहा है इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। और यहाँ पे आपको हीट एनर्जी दे रखा है और रेट ऑफ वर्क डन आपको दे रखा है, ठीक है। तो 100 माइनस आपको क्या कर देना था 75 कर देना था। बात समझ आ रही? तो आपके पास कितना आ जाता 25, ठीक है। ये हमारे पास ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और रेट क्या होती है आपके पास पावर, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की जो रेट है दैट इज आपके पास 25 वाट। आई होप ये बात समझ आई हो। कुछ नहीं करना, 100 में से आपको 75 जस्ट माइनस कर देना था भाई, वही हमारे पास क्या हो जाता आंसर हो जाता। दैट इज आपके पास यहाँ पे 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास 25 क्वेश्चन है। फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी k विद टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो पहली बार नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है हाफ mv², ठीक है। और v इक्वल टू कितना होता है आपके पास a ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा t। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो जो भी वैल्यू होगा सब पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे ग्राफ देखे तो फर्स्ट तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे आपका नीचे आ रहा है, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, तो आपके पास फोर्थ भी है, तो आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा थर्ड। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आता है 33 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। मैंने रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। फिर आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार। तो हमारे पास यहाँ पे अगर न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाएं तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मान लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे जी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा एस। मतलब डिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा उसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा आपका रिएक्शन टाइम किसका आ रहा है, बी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद किसके लिए आ रहा है, ई के लिए, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है ए के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा बी के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस भी उसके लिए सबसे ज्यादा होगा बी, फिर आपके पास ई है समझ, फिर उसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा ए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा 19 बोले तो डी है ना, फिर उसके बाद सबसे कम आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे रिएक्शन डिस्टेंसेस वगैरह जो भी है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपको ये देख रहा, तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आपसे जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यार, जस्ट माइंड यूज करना था और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन था। रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट दे रखा है, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 2 ओम दे रखा है। इफ द करंट इन द सर्किट आपको 0.6 एम्पियर दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी बताना है। टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, VT = E - I × R होता है। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको EMF दे रखा है 12 माइनस आपके पास I की वैल्यू यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 पॉइंट कितना आपके पास 2। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज आपके पास 10.8 वोल्ट जो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू राइज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r विल बी। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन जो होगा ना कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो W = डेल्टा U लिख सकते हैं। वो डेल्टा U = होता है माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो W = माइनस डेल्टा U लिख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास W = माइनस है ना ब्रैकेट में U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो हम लिख सकते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, तो पहले जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये आपके पास अर्थ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का Gm डिवाइडेड बाई R होगा। इसके बाद इसको हाइट, ठीक है, कहां तक ले जाना है, R तक ले जाना है समझे। सरफेस से इसकी डिस्टेंस या हाइट कितनी दे रखी R, तो टोटल यहाँ से सेंटर से मेजर करना है तो कितनी हो जाएगी 2R। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम लिखें तो W = कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए U इनिशियल माइनस Gm डिवाइडेड बाई R। ठीक है, फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Gm डिवाइडेड बाई आपका 2R। ठीक है, एलसीएम वगैरह कर लीजिए भाई, जैसे एलसीएम वगैरह करेंगे तो हमारे पास 2R जो है एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2R एलसीएम, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 2, तो माइनस का Gm और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2R रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर जो दे रखा है स्मॉल g के टर्म्स में दिया जा रहा है, ना कि कैपिटल G के टर्म्स में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए माइनस Gm और डिवाइडेड बाई आपके पास R²। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास स्मॉल m r और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या होता है आपका g होता है, तो हमारे पास हो जाएगा mg/2। ठीक है, दैट इज आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, mgr/2 जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो 90 नंबर क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन, ये भी जो है काफी सिंपल क्वेश्चन था। इन अ कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इमर्जेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गलत बात है, क्योंकि लेंस आपको कौन सा दे रखा है, कॉनकेव दे रखा है भाई। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की कहानी कुछ ऐसी होती है भाई। ठीक है, अगर लाइट रेज मान लो ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है भाई। ठीक है, लाइट रेज ऐसे चली जाएंगी और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये कहीं ऐसे पीछे जो है अपीयर होती है टू मीट, ठीक है, इस वाली फोकस पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है पासेस थ्रू 2f व्हिच इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ना ये तो गलत बात है, पासेस थ्रू द सेंटेड प्रिंसिपल फोकस, तो ये भी जो है नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो जाना चाहिए सेकंड ऑप्शन, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इससे जो है आपका ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, अपीयर हो रहा है भाई, ठीक है। डॉटेड लाइन से बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी हो जाती है, क्योंकि ये जो है अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के एज इट इज लैंग्वेज यहाँ पे इन लोगों ने टिप दिया है भाई, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बाकी अगर आपने पढ़ा हुआ है ठीक ठाक अच्छे से रे डायग्राम वगैरह आपने इसका बनाया हुआ है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे भाई, ठीक है। हमारे पास जो 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन है थिन वायर ऑफ लेंथ आपको एल दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पे एम दे रखा है, इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग इन एक्स वाई प्लेन बताया विद सेंटर सी एज शोन इन फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस आपको बताना वाई वाई डैश विल बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायमीटर एक्सिस वाली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हमारे पास कितना होता है 1/2 mr², ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा हाफ mr² प्लस आपके पास mr², ठीक है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा वाई वाई डैश के अबाउट 3/2 mr², ठीक है। अब रेडियस यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास l इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास l डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है। तो इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो हमारे पास यहाँ पे i इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 एज इट इज रहेगा, और मास भी आपका एज इट इज रहेगा। r की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r की जगह तो कितना हो जाएगा l² डिवाइडेड बाई 4π², ठीक है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 3ml² डिवाइडेड बाई 8π², ठीक है। तो दैट इज आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया। अब यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलेटर प्रिज्म एबीसी एज शोन इन फिगर आपको बताया था, रिफ्रैक्टेड रे क्यूआर इज पैरेलल टू इट्स बेस डीसी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज 50 दे रखा है, देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब बेस के पैरेलल होता है ना तो उस केस में आपके पास जो डेविएशन होता है दैट इज मिनिमम होता है। एक बात हमेशा याद रखना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट दे रखा है आपको यहाँ पे 50 डिग्री। तो हमारे पास जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है दैट इज आई प्लस ई और माइनस क्या होता है ए। तो मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो डेविएशन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आई प्लस ई सेम सेम, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 50 तो 100 माइनस आपका 60, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाता है दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन भाई हमसे पूछा गया था, फॉर ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव आपको दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है वेयर एक्स एंड वाई आर सेंटीमीटर टी सेकंड में दे रखा है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय आपको 0.5 मीटर पे दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.5। आया सुन, हमें यहाँ पे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है 2π बाई के, आया सुन में। और यहाँ पे 2π एज इट इज रहेगा और के की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेते, ठीक है। किसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाता है 2π है ना, 2π अंदर ही मल्टीप्लाई कराओगे ना ये वाला टर्म, ठीक है। तो 2π यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2π और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0080, ठीक है। तो ये हो जाता 0 ने 2π ने 2π को उड़ा दिया भाई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास कितना आ जाता है आप निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 0 वगैरह हटाना है तो हटा दो, या फिर सीधा सीधा आपके पास लैम्डा की वैल्यू आती 0.0080, ठीक है। ये वैल्यू जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा फाई आ जाता, आया समझ में 2π और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता लैम्डा की वैल्यू 1/, तो आपके पास ऊपर जाता 0.0080, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना 0.5, आया समझ में। तो ये आ जाता, देखो पाई के टर्म्स में आंसर देना है आपको, ठीक है। आंसर जो आ रहा है आपके पास पाई के टर्म्स में आ रहा है, तो आप ऐसा करो यहां से आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, और ये 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो आपका ये कट गया, ठीक है। तो आंसर आता है 0.0080 पाई, ठीक है। तो सीधा सीधा ये आंसर आ जाता, दैट इज आपके पास यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। इतने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप इजीली तरीके से कर सकते थे। ये वो क्वेश्चन थे जो हर एक स्टूडेंट लगभग कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकता था भाई, ठीक है। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो पेपर जो है काफी इजी था,
ठीक है, सो आई होप यार इतने सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।